टाइम स्केल को, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। मैंने भी चार्ट भेजा था, अवेलेबल भी है, मैंने यहाँ लगा भी दिया है, पहले भी लिखा गया है, बहुत सारी किताबों में भी अवेलेबल है, कोई नई चीज नहीं है। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं 12th क्लास से पढ़ रहे होंगे इसको, जिन्होंने बॉटनी या जूलॉजी ऑनर्स किया हजारों बार पढ़ा होगा, पर इट्स ऑल अबाउट मेमोराइजिंग इट। ये तो याद रह जाता है, लास्ट आइस एज कब थी, ग्लेशिएशन कब हुआ था 65 मिलियन ईयर्स अगो, बस यही पूछते हैं, वो ज्यादा पूछते नहीं। बट जो यहाँ लिखा है पढ़ लेना, आपके पढ़ने के लिए लिखा है। मैं जब लिखता हूँ तो मैं जरूर ध्यान रखता हूँ, टीचर अगर दाएं जाएगा बाएं जाएगा तो क्या पूछेगा। मेरी ये वाली ट्यूनिंग अच्छी रहती है उन ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के संग ऐसे काम किया है, तो इसलिए उनको पकड़ पाते हैं कि भाई क्या रहेगा, दाएं क्या रहेगा, बाएं क्या रहेगा। आगे आ जाइए, ये क्वेश्चन तो आपके घर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, और ये सीधा उठ के आपकी बुकलेट से आ गया है भाई और बहनों। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आना चाहिए था। इट्स अ प्लेन स्कोरिंग क्वेश्चन। कैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है, देखो क्वेश्चन नंबर 25, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये पढ़ाने से पहले बता देता हूँ ये कहाँ से आया। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द बुकलेट टू टॉपिक सॉइल, जहां पे आप एसिडिक सॉइल की बात करते हैं, या फिर आप सॉइल एसिडिटी की बात करते हैं, या फिर आप एसिड रेन की बात करते हैं। तो हमने आपको कल भी बताया था, हम आज भी बता रहे हैं, दो तरह के केटाइन हो जाते हैं वहां पे। एक तो हो जाते हैं बेसिक केटाइन, जिनकी मैंने कल बात की थी। बेसिक केटाइन में आपके कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, ये सब बेसिक केटाइन है ना, या इनको एल्कली केटाइन कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक केटाइन है आपके उस सॉइल के अंदर। दूसरे टाइप के होते हैं आपके एसिडिक केटाइन, जिनकी मैंने कल भी बात की थी, बार बार बात कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। एसिडिक केटाइन में दो ही नाम है सबसे आगे, यही सबसे बड़े एसिड है, एल्यूमिनियम 3+ और H+। क्या ये मैंने गलत लिखा है या सही लिखा, जल्दी बताओ, एग्री और डिसएग्री, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर एग्री तो फिर इस क्वेश्चन की क्या औकात है कि आपके सामने टिक जाए भाई, ये तो बता दो, इस क्वेश्चन की औकात ही कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इन द लेक और पॉन्ड इज नॉट अ प्रोटोन एक्सेप्टर। भाई एक बात बताओ, जब आप बात करते थे प्रोटोन एक्सेप्टर की, तो ये कहां से प्रोटोन एक्सेप्टर करेगा, ये तो प्रोटोन को बनवाता है। एल्यूमिनियम 3+ कहां से प्रोटोन एक्सेप्टर करेगा, ये देखो जरा ध्यान से। अगर एल्यूमिनियम 3+ की बात करूं तो आपको अगर याद हो, हमने वहां जिक्र भी किया था, क्यों कहते हैं एसिडिक केटाइन, क्योंकि एक एल्यूमिनियम 3+ विल गिव राइज टू 3H+ आयन, ये तो डोनर है। ये एक्सेप्टर कहां से हो गया, तो एल्यूमिनियम 3+ तो डोनर है। जब आप ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे थे तो ऑर्गेनिक मैटर एक्सेप्टर हो सकते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, इस तरह की बेंजीन रिंग बनती थी, मैं बार बार बना के दिखाता था कि ऑर्गेनिक मैटर, और ये ऐसे अलग हो जाएगा और ये रह जाएगा आपका O- और H+। तो ये O- तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, दिस कैन एक्सेप्ट। HS है, HS- भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, H2S बन जाएगा। H3SiO4, ये भी प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये क्या बन जाएगा, H4SiO4। ठीक है, टेट्राहेड्रा बनेगा ये। तो सिर्फ एक ही आदमी या एक ही पब्लिक इसके अंदर ऐसी है जो डोनर है, जो एक्सेप्टर नहीं है, जो प्रोड्यूस करती है, एक्सेप्ट नहीं करती, विच इज एल्यूमिनियम 3+। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम 3+। उसको आप नहीं कह सकते कि ये एक्सेप्टर है, ये तो भैया डोनर है। दिस इज डोनर, ये जनरेट करवाता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गाइस एल्यूमिनियम 3+। एल्यूमिनियम 3+ इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक से जाओ, लॉजिक से जाओगे तो जीत जाओगे। प्रॉब्लम यही है, लोग लॉजिक नहीं लगाते वहां पे, बस ऐसे दिमाग से कर देते हैं। आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है, इंडिया में आपसे ज्यादा डेप्थ में किसी ने नहीं पढ़ा हुआ, मैं बता दूं आपको, इन लास्ट के 6 महीनों में। तो पहले का मुझे नहीं पता,
अपने कॉलेज वॉलेज में किसी ने पढ़ा हो तो पढ़ा हो, लेकिन इन लास्ट 6 महीनों में आपसे ज्यादा डेप्थ में किसी ने नहीं पढ़ा। तो यू हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि अंधों में तीर चला दिया। तो एल्यूमिनियम 3+ इज द करेक्ट आंसर। डिटेलिंग हमने नीचे कर दी है। ठीक है, एल्यूमिनियम 3+ प्रोड्यूस 3H+ आयन, दे विल नॉट एब्सॉर्ब H+ आयन प्रोटॉन। जिसके पास पहले से ही पैसा है उसको भीख मांगने की जरूरत क्या है, मुझे ये बताओ। मेरे पास 10 करोड़ रुपए, मैं क्यों भीख मांगूंगा? ठीक है, एक्सेप्टर तो वही हुआ ना जो भीख मांग रहा ले रहा है, वो क्यों लेगा भाई, उसके पास तो पहले से ही है। सो नॉट अ प्रोटोन एक्सेप्टर, द अदर 3 मेंशन कैन इजीली एक्सेप्ट अ प्रोटोन। सब लिख दिया है मैंने, सारी रचना संरचना ऐसे बनाई है कि आप में से गरीब बच्चा भी सीख पाएगा। ठीक है, गरीब से गरीब बच्चा भी सीख पाएगा। और यहाँ पे सब चीजें मेंशन है ऑलरेडी, क्योंकि मुझे पता है अगला निशाना क्या करेगा टीचर अगर करेगा यहाँ से। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम कैटायन अमंग अदर आर कंसिडरेबली बेसिक बिकॉज दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बेस बाय रिएक्टिंग विद OH-। तो ये ध्यान रखना है चीजों को, क्यों अल्कलाइन कैटाइन है, क्या है। वही चीजें घूमती रहती है, कभी बेसिक बोलते हैं, कभी अल्कलाइन बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ। क्या ये क्लियर है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 25, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? पढ़ने का सामान मैंने सारा दिया है, समझाने का काम मैं आपको कर दूंगा और अगले 2-3 दिन में खत्म भी हो जाएगा। पर आपके दिमाग में ये सवाल नहीं होना चाहिए कि सर हमारे को इसका लॉजिक नहीं पता चल रहा। लॉजिक आपको सारा पता चलना चाहिए। ठीक है, बिना लॉजिक के बात नहीं है। अब तो ये आखिरी का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, छोटे छोटे क्वेश्चन है। मैं तो जान के आपके साथ ज्यादा टाइम इस पे की डिस्कशन हो, आपको ये याद रहे चीजें। अगला क्वेश्चन भी कोई ज्यादा नहीं है, ये आपके पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, इलाइट। ठीक है, इलाइट जो मिनरल है आपका, ये पहले भी पूछा जा चुका है। अगर आप 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल पहले जाएंगे, ठीक है, हाँ, क्ले का मिनरल है, पहले भी पूछा जा चुका है। और मुझे अच्छे से याद है, मैंने जब वो सोल्यूशन बनाया था पिछले वाला, मैंने उसमें बकायदा स्ट्रक्चर दी थी इसकी। और मैंने ये बताया था कि उसके बीच में K+ आयन इंटरसेप्ट रहते हैं उसकी इंटर लेयर में। ठीक है, तो इलाइट की जब आप बात करते हो, इसको पहले हम थ्योरी को गो थ्रू कर लेते हैं। इलाइट एक्चुअली में है क्या, बहुत से बच्चों को शायद ये भी नहीं पता होगा इलाइट क्या है। तो देख लो भाई क्या है इलाइट, आपकी बुकलेट में हालांकि लिखा हुआ है, बुकलेट 2 के अंदर रॉक्स एंड मिनरल में, कि इलाइट क्या है ना। तो इलाइट इज एसेंशियली अ ग्रुप नेम फॉर नॉन एक्सपेंडिंग क्ले साइज डाइऑक्टाहेड्रल मिकेशियस मिनरल, राइट। एंड इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू मस्कोवाइट। मस्कोवाइट के जैसा ही होता है जो आपने पढ़ा था ना वहां पे। ठीक है, हमने क्या पढ़े थे सिलिकेट मिनरल में? फेल्सपार, क्वार्ट्ज, ओलिवीन, पायरोक्सिन, एम्फिबोल, माइका। माइका के अंडर में आपने पढ़े थे मस्कोवाइट, बायोटाइट एंड क्लोराइट, अगर याद आ रहे हो सबको तो। ठीक है, तो मस्कोवाइट एक तरह का आपका माइका होता है, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इलाइट की, वो मस्कोवाइट जैसी होती है। ठीक है, बेसिक यूनिट इज अ लेयर कंपोज्ड ऑफ 2 इनवर्ड पॉइंटिंग सिलिका टेट्रागोनल शीट्स विद द central octahedral sheet. However, the elite has an average slightly more than silica, magnesium, iron, and water, and slightly less tetrahedral aluminum and interlayer of potassium than muscovite. ठीक है, ये बेले जो थे 1980 में इन्होंने डिस्कवरी की थी कि भाई जो इलाइट होता है उसमें एक इंटरलेयर होती है पोटेशियम की। The weak interlayer forces caused by fewer interlayer cations and elite also allow for more variability in the manner of stacking. ठीक है, ग्लोकोनाइट इज द ग्रीन आयरन रिच मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। ये भी सेम ही उस ग्रुप की रॉक है। मस्को मस्कोवाइट, इलाइट, which are the dominant clay mineral in argillaceous rock formed by the weathering of silicates, primary feldspar की weathering से होते हैं, through the alteration of other clay mineral, and during the degradation muscovite formation of elite is generally favored by alkaline condition। जब बेसिक होती है तभी बनता है, and by high concentration of aluminum and potassium. Glauconite form ऑथिजेनिकली इन मरीन एनवायरनमेंट एंड अकर्स प्राइमरीली इन पैलेट फॉर्म। तो ये तो डिटेलिंग इसकी यहाँ मेंशन है, मैं स्ट्रक्चर पे जाऊंगा। हमारी रुचि जो है वो स्ट्रक्चर में है। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना इसकी, तो इसमें एक इंटरलेयर होती है पोटेशियम की, देखो यहाँ मेंशन भी दिया किया हुआ है। ये जो टेट्राहेड्रल बनेगा उसके अंदर बीच में एक लेयर फंसी होती है पोटेशियम की। ठीक है, यहाँ वाले में नहीं है, पुराने सोल्यूशन में मैंने लगाया हुआ है, मैंने इसलिए उसकी स्ट्रक्चर यहाँ नहीं लगाई। पुराने वाले में वो लगी हुई है, इंटरलेयर भी दिखा रखी है उस टेट्राहेड्रल के अंदर।
तो ये चीज आपको हाईलाइट रखनी है कि जो इलाइट होता है उसके अंदर एक पोटेशियम की इंटरलेयर होती है विच इज द स्पेशल फीचर। लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे, स्ट्रक्चरली इलाइट इज क्वाइट सिमिलर टू मस्कोवाइट विद स्लाइट मोर silicon, magnesium, iron, water, and slightly less tetrahedral aluminum and an interlayer of potassium. The chemical formula क्या होता है इलाइट का? KH3O AlMgFe2SiAl। फार्मूला आपको याद नहीं करना है, बहुत बड़ा हो जाएगा, बस इंटरलेयर वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है? और कुछ नहीं आपको याद रखना, ये पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो पढ़ सकते हैं आप, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? हाँ, वो तो ट्रिक बताई हुई है आपको कि फेल्सपार है, ठीक है, क्वार्ट्स है, ये तो पढ़ेंगे ही, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है आपको? इलाइट जो होता है क्ले का मिनरल होता है और उसके अंदर पोटेशियम की इंटरलेयर होती है गाइस। इसीलिए उसने पूछा कि इंटरलेयर कैटाइन कौन सा है इसके अंदर जो इलाइट है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेसिफिकली जियोलॉजी में। के प्लस अर्थ साइंस का और जो गेट होता है जियोलॉजी का, उसमें क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इलाइट के अंदर किस चीज की इंटरलेयर होती है, पोटेशियम की। तो अब थोड़ा सा अगर उसने खेलना स्टार्ट कर दिया साइड से, तो वो दाएं बाएं फेंकेगा बॉल, और दाएं बाएं फेंक रहा है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? बता दो भाई, अगर कोई डाउट है तो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 26। जी हाँ, कैल्लोनाइट भी क्ले का मिनरल है, उसमें भी होती है, बिल्कुल ठीक बात है, इलाइट भी है, कैल्लोनाइट भी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो रश्मि। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। ये डायरेक्टली आपकी बुकलेट 4 से लिया गया है, और ये भी आप एक मार्च वाला पेपर उठा के देखो, सितंबर वाला देखो, इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं, इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? आपसे पूछा गया है LD50 क्या होता है, ED50 क्या होता है, TD50 क्या होता है, ठीक है, सब पूछा गया। LD50 क्या होता है? लीथल डोज 50। मैं कुछ कुछ चीजें ब्रीफ कर दे रहा हूं अभी, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। LD50 क्या होता है भाई? लीथल डोज 50, लीथल डोज 50, ये पढ़ा होगा आपने सॉल्यूशन में, है ना? द डोज एट विच द 50% ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म डाई, ठीक है, 50% एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म जिस डोज पे मर जाए उसको कहते हैं LD50। दूसरा, ED50 क्या होता है? इफेक्टिव डोज 50 मींस द डोज एट विच I see the desired therapeutic effect of the drug on 50% of the experimental organism, उसको कहते हैं ED50, इफेक्टिव डोज 50। मैंने सॉल्यूशन में लिखा हुआ है ये, और वहां भी आपके है बुकलेट 4 में भी, अगर जिसको पढ़ना हो, बट सॉल्यूशन में भी आपको मिल जाएगा, इफेक्टिव डोज 50 ED50 होता है। इसके अलावा क्या होता है कि एक होती है थ्रेशोल्ड, है ना? जैसे आप पढ़ते थे ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी अबव व्हिच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ऐसी एक होती है थ्रेशोल्ड डोज, इसको हम कहते हैं इट इज द मिनिमम डोज ऑफ द ड्रग बिलो विच नो इफेक्ट इज सीन। उसके नीचे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है? जैसे मान लो अगर कोई बच्चा है, उसको आप कहो कि भाई ये काम कर, 1 ग्राम चॉकलेट खा ले, वो कहेगा पागल क्यों बना रहे हो भाई, चॉकलेट खिलानी है तो 20-25 ग्राम की दो कैडबरी की, कम से कम 1 ग्राम में मेरा क्या होगा? तो ऐसे ही थ्रेशोल्ड डोज होती है कि उसके नीचे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मेडिसिन ली है कि नहीं ली है ना? तो एक होता है ADI, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक, कि कोई भी जो चीज है, ड्रग है या कुछ है, हाँ, अबव विच द थेरेपेटिक इफेक्ट इज सीन, एब्सोल्युटली राइट, थ्रेशोल्ड डोज जिसको कहते हैं, उसके ऊपर ही कुछ होगा, नीचे कुछ नहीं होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है ना कैटलिस्ट की, ऐसे ही एक होता है ADI, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक, कि कितना बिना कोई इफेक्ट दिखाए आपकी बॉडी टॉलरेट कर सकती है डेली बेसिस पे। जैसे आपने एक क्लोरोफॉर्म वाला न्यूमेरिकल किया होगा वाटर के यूनिट में, ADI उसमें दिया होता है ना, क्लोरोफॉर्म का एक्सेप्टेबल डेली इनटेक इतना है, ठीक है, डोज इनटू वेट ऑफ द पर्सन, ऐसे करके है ना न्यूमेरिकल। तो ये वो चीज रहेगी। अब इनको हम जरा थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। फिर एक है टॉक्सिसिटी रेफरेंस डोज, कि कितनी कम से कम मिनिमम होनी चाहिए रेफरेंस, इसको हम देखते हैं अभी सारी चीजों को, कि एब्जॉर्ब डोज क्या होती है। पहले इनको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, एब्जॉर्ब डोज क्या होती है, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा पता चले कि क्या चीजें हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। एब्जॉर्ब डोज क्या होगी?
It is a dose quantity which is measured of the energy deposited in matter by ionizing the radiation per unit mass. Absorbed dose is used in the calculation of dose uptake in the living tissue in both radiation protection, reduction of harmful impact, and radiology potential beneficial effect. For example, in cancer treatment जब chemotherapy आपको देते हैं, it is also used to directly compare the effect of radiation on inanimate matter, जो बेजान वस्तु होती है, such as a radiation hardening. The SI unit measured in gray होती है SI unit, radioactivity की बात हो रही है यहाँ, which is defined as 1 joule of energy absorbed per kilogram of matter. The older or non CGS unit is red. आपने पढ़ा होगा red और rem. is sometime also used predominantly in the USA. तो ये absorb dose तो ये हुई कि रेडिएशन की जो क्वांटिटी आपके डिपॉजिट हो पाए मैटर में बाय आयनाइजिंग रेडिएशन पर यूनिट ऑफ मास की, हर ग्राम ऑफ मास पे कितनी रेडियो एक्टिविटी कोई टिश्यू जो है इनटेक कर सकता है। दूसरी जो थ्रेशोल्ड की हम बात कर रहे हैं, जो थ्रेशोल्ड डोज की हमारी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, तो इसको जरा बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ तक पहुंचा है तो आगे आएगा। थ्रेशोल्ड डोज की जो मैंने बात की, द मिनिमम डोज ऑफ ड्रग दैट ट्रिगर द मिनिमल डिटेक्टेबल बायोलॉजिकल इफेक्ट इन एन एनिमल, मतलब above which we will observe the effect, उसके नीचे कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होगा। At extremely low dose, biological response are absent for some of the drugs. The increase in the dose above threshold does induces an increase in the percentage of biological response. Several benchmarks have been established to describe the effect of particular dose of drugs in a particular species, such as NOAEL. NOAEL क्या है? No observed effect level, ठीक है। NOAL क्या है? नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल, जहां पे तक हमें कोई भी हार्मफुल इंपैक्ट नहीं दिखता। LOAL क्या है? लोएस्ट ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल। दे आर एस्टेब्लिश बाय रिव्यूइंग द अवेलेबल स्टडीज इन द एनिमल, वो हमने देख देख के डोज दे दे के अलग अलग तब हमने उनको डिफाइन किया। तो दैट इज नॉट आवर जॉब, बट आवर जॉब इज दैट। इसके बाद ये नीचे जो मेंशन है ना चीजें, इनको बड़ा ध्यान रखना है भाई, जो मैंने आपको बता दी। LD50 lethal dose 50, the dose at which the 50% of the experimental organism die. LC50 वो भी सेम ही बात है, बस ये वाटर के अंदर होती है। lethal concentration 50, the dose in a water body which is responsible for causing a death of 50% of the experimental organism. एक होता है EC50 या ED50, effective concentration या effective dose, the dose at which we see the desired therapeutic effect in the organism, 50% organism। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो छोटी छोटी बातें इनके बारे में हुई। फिर एक टर्म आता है ADI, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक, जो मैं आपको बोल रहा था कि वो क्लोरोफॉर्म वाला न्यूमेरिकल है आपके पास एक वाटर में, गिलबर्ट में भी दिया हुआ है ना। तो एक्सेप्टेबल डेली इनटेक क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस ओरिजिनली अप्लाइड फॉर फूड एडिटिव, later also for residues or a veterinary drug or pesticide in food drinking water, that can be ingested orally daily over a lifetime without any appreciable health risk। कि मतलब रोज मैं उसको ले रहा हूं, लेकिन लाइफ टाइम भी मैं इतना ले लूंगा तो भी वो मुझे कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो ADI आर एक्सप्रेस यूजुअली इन मिलीग्राम ऑफ सब्सटेंस पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट पर डे, है ना। ये न्यूमेरिकल में वहां यूनिट दी हुई है कि क्लोरोफॉर्म का ADI इतना है, तो इससे आप रिस्क निकाल सकते हो, ठीक है। तो डेली डोज इनटू ADI होता है रिस्क। अगर आपको याद आ रहा हो, वहां पे रिस्क कैलकुलेशन ही करवाई गई है उस न्यूमेरिकल के अंदर, तो मैं आपको वहीं से रेफरेंस देके बता रहा हूँ। ये मेंशन भी है आपके गिलबर्ट मास्टर में ना ADI। तो ADI वो कंसंट्रेशन है कि जिसको आप डेली डाइजेस्ट कर रहे हो लाइफ टाइम, लेकिन आपके ऊपर कोई हेल्थ रिस्क नहीं आ रहा, विदाउट एनी अप्रिशिएबल हेल्थ रिस्क। तो ADI बोला एक्सेप्टेबल डेली इनटेक, कि मतलब रोज इतना ले सकता हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट। एक तो ये ADI हुआ, और उसके बाद हुआ रेफरेंस डोज, RFD कहते हैं इसको, रेफरेंस डोज को ना RFD कहते हैं, एब्रीविएशन में इसको RFD लिखते हैं। तो द यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो US EPA है, reference dose or RFD is the maximum acceptable oral dose of a toxic substance below which no adverse, no cancerous health effect should result from a lifetime exposure। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो रेफरेंस डोज कह रहे हैं कि कोई भी आपको ऐसी बीमारी वहां पे दिखेगी नहीं उस डोज तक, उसके ऊपर भले दिख जाए, ठीक है। इट इज एन एस्टिमेट विद द अनसर्टेनिटी स्पैनिंग परहैप्स एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड on a daily oral exposure। The human population, including sensitive subgroup, thus likely to be without the appreciable risk of deleterious effects during a lifetime। तो कहने की मतलब है एक ही बात है, रेफरेंस डोज कहो बिलो विच नो एडवर्स नॉन कैंसर हेल्थ इफेक्ट
शुड रिजल्ट फ्रॉम द लाइफ टाइम एक्सपोजर, मतलब उसके नीचे अगर आप ले रहे हैं तो जिंदगी भर भी आप अगर ले रहे हैं तो आपको कैंसर नहीं हो सकता, है ना। दैट्स व्हाई वी सेड कि रेफरेंस डोज है, बेस जिसे कहते हैं ना, बेसिक कैलकुलेशन क्या है। बस उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे जाएंगे तो अभी आपको सरल लगेगा। तो कहता है देखो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, वही बात जो मैं आपको समझा रहा था, क्वेश्चन पढ़ना भी अपने आप में एक आर्ट है। तो क्वेश्चन पढ़ना अगर अपने आप में एक आर्ट है तो ध्यान से पढ़ें। क्या कहता है, इन अ डोज रिस्पॉन्स कर्व, जो भी स्टडीज होती है डोज रिस्पॉन्स स्टडी, एक तरफ हम रिस्पॉन्स देखते हैं, एक तरफ डोज कितना अमाउंट दिया। डोज रिस्पॉन्स स्टडी ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ डोज बिलो विच नन ऑफ द एनिमल इज अफेक्टेड, उसके नीचे किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उस डोज को क्या कहेंगे, डेफिनेटली दैट डोज इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड डोज। कहानी खत्म। थ्रेशोल्ड के नीचे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो थ्रेशोल्ड के ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर हो गया थ्रेशोल्ड डोज। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर, बताइए जी बताइए। 27th में किसी को कोई डाउट है? एक एक चीज को बिल्कुल इंजेक्ट किया जाएगा आपके अंदर। बहुत बढ़िया। उसने पूछा है कि देयर एग्जिस्ट अ डोज बिलो विच नन ऑफ द एनिमल इज अफेक्टेड। उसने ये तो नहीं कहा कि कैंसर ना हो या कोई हैजार्डस डिजीज ना हो, ठीक है ना। और उसने डोज का नाम दिया। समझ में आई बात लक्षिता भाटी को, रेफरेंस डोज क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि टॉक्सिसिटी रेफरेंस डोज लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, खाली आरडी नहीं है। ऑप्शन में है टॉक्सिसिटी रेफरेंस डोज, मतलब कुछ कैंसर हो या कोई ऐसी डेलिटेरियस बीमारी हो, उससे नीचे ना हो रही हो, तब हम कहेंगे टॉक्सिसिटी रेफरेंस डोज, है ना। तो आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। दिस वाज अबाउट 27, लेट्स मूव टू 28। 28 पे चलते हैं। हाँ जी आ जाइए। ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हुआ, ये मार्च में भी आया था। दो तरह की अप्रोच होती है वेस्ट की, एक होती है थ्रूपुट, एक होती है आउटपुट, एक होती है इनपुट। ये मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी अप्रोच है। और वेस्ट, जब ये नई टर्मिनोलॉजी आई है थोड़ी सी ना वेस्ट के अंदर, हालांकि ये पढ़ रहे हैं हम बहुत पहले से, ठीक है ना, लेकिन ये नई टर्मिनोलॉजी आई है थोड़ी सी जो हमें जाननी जरूरी है। तो इंस्टेड ऑफ हम इसको यहां से ना देख के पहले हम नीचे चलते हैं, पहले हम इन अप्रोच को समझते हैं कि कौन कौन सी अप्रोच होती है, ठीक है। और ये शायद मार्च में भी आपको एक क्वेश्चन था, ठीक है, लास्ट टाइम भी था, ठीक है, उससे पहले भी था सितंबर में, ठीक है। तो ये मल्टीपल टाइम्स ये घूम रहा है क्वेश्चन बार बार, क्योंकि ये थोड़ा सा है और ये डायरेक्टली वहीं से लिया गया है, दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। देखते हैं ध्यान से। Waste generation can be a source of pollution and at the time of loss of resources both in the form of material and energy. एनर्जी का भी नुकसान होता है, मटेरियल का भी नुकसान होता है, ठीक है। In addition, one waste has been produced. Dealing with it expensive and cause a number of pressures on the environment. एक बार कोई वेस्ट प्रोड्यूस हो गया तो बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर लगना चालू हो जाता है, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ लैंड फॉर लैंडफिल एंड द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फॉर द ट्रीटमेंट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, सारी की सारी चीजें। In solid waste management, various approaches can be categorized based on the form of focus on different aspect of waste management. आप किस चीज को सेंट्रल आइडिया रख रहे हैं अपनी थीम में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन मैनेज द वेस्ट इन डिफरेंट वे। तो एक होती है इनपुट अप्रोच, ठीक है। इनपुट अप्रोच में हमारा क्या रहता है, इनपुट अप्रोच में हमारा एजेंडा रहता है कि हम सोर्स पे ही रिड्यूस करें वेस्ट को, जहां से वो जनरेट हो रहा है, जिसको आप बोलते हो ना रिडक्शन एट सोर्स, ठीक है, रिडक्शन एंड सोर्स, ठीक है। तो इनपुट अप्रोच में हमारा क्या रहता है गाइस, द इनपुट अप्रोच फोकस ऑन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड एट द सोर्स, कि जहां से वो प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो किसी रेस्टोरेंट से कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकल रही है खाली, तो उसको वहीं पे आप रिड्यूस करें किसी तरह से, दैट इज कॉल्ड इनपुट अप्रोच। मतलब जिस एंड से आप रोक रहे हो, जहां से आ रहा था वहां पे रोक दे रहे हो, तो इनपुट अप्रोच हो गई, ठीक है। emphasizing the strategies that aim to minimize the waste generation through measures such as waste prevention, ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हो वेस्ट को। प्रोडक्ट डिजाइन फॉर रिसाइक्लेबिलिटी एंड एनकरेजिंग सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न बाय रिड्यूसिंग द इनपुट ऑफ द वेस्ट, मतलब उसके इनपुट को कम कर दिया हमने सिस्टम में, दैट्स व्हाई दिस अप्रोच इज कॉल्ड इनपुट अप्रोच।
into the waste management system. This approach aims to prevent the waste generation in the first place. मतलब इनपुट अप्रोच का मेन फंक्शन है कि इनपुट को ही कम कर दो, जो हमारी कम्युनिटी में वेस्ट का इनपुट आ रहा है उसको ही कम कर दो। तो सोर्स पे ही हमने रोक दिया कि मतलब हमारा एम ये रहेगा कि हम उसको फर्स्ट प्लेस पे ही रोक दे। जो लास्ट लाइन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना, लास्ट लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे लिख दिया है इसने कि इनपुट अप्रोच का मेन फंडा क्या है। द अप्रोच एम्स टू प्रिवेंट द वेस्ट जनरेशन एट द फर्स्ट प्लेस, कि जहां से पैदा हुआ है वहीं रोक। ये तो हो गया जी आपका इनपुट अप्रोच, इसको हम कहते हैं इनपुट अप्रोच है भाई हमारी, ये इनपुट पे ही मैंने रोक दिया उसको। अच्छी बात है। सेकंड अप्रोच ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट इज आउटपुट अप्रोच। आउटपुट अप्रोच में क्या होगा, ये तो हमने एंट्री पॉइंट पे रोका था इनपुट में, तो आउटपुट में क्या है, निकलते समय कुछ कर रहे होंगे तभी नाम रखा है आउटपुट। तो आउटपुट अप्रोच की अगर आप बात करोगे, द आउटपुट अप्रोच फोकस ऑन द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ वेस्ट, कि फाइनली क्या करना है इसका, लास्ट में जाके जब सब कुछ निकल आया तब इसका क्या करना है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आउटपुट अप्रोच। तो इट एम्फसाइजेस स्ट्रैटेजी सच एज वेस्ट डिस्पोजल, क्योंकि लास्ट में तो डिस्पोजल होता है। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल, ट्रीटमेंट, फाइनल डिस्पोजल मेथड इंक्लूडिंग लैंड फिलिंग, इंसिनरेशन और वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन। तो बाद के जो निपटारे हैं ना, उनको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, आउटपुट में द गोल इज टू मैनेज द वेस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन जनरेटेड इफेक्टिवली मिनिमाइजिंग इट। तो जो पैदा हो गया वेस्ट उसको मिनिमाइज करना है, उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना है। दिस अप्रोच इंक्लूड मेजर्स लाइक लैंडफिल मैनेजमेंट कर सकते हैं इसमें आप, एमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं इंसिनरेशन प्लांट्स के, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हैजार्डस वेस्ट। क्या इनपुट और आउटपुट अप्रोच समझ में आई आप लोगों को, जल्दी बताओ। इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या है कि जिस एंड पे आप एक्शन लेंगे, अगर शुरू में लेंगे तो इनपुट अप्रोच हो गई, मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल कर लो। और लास्ट में लेंगे अगर कि आपको डिस्पोजल करना है, लैंड फिलिंग, इंसिनरेशन या वेस्ट टू एनर्जी, तो वो इंसिनरेशन प्लांट आएगा आउटपुट में। इंसिनरेशन प्लांट आएगा आउटपुट अप्रोच में, इनपुट में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है प्रीति को। इंसिनरेशन प्लांट जहां पे आप व्हेन यू बर्न द वेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड इंसिनरेशन। क्लियर है प्रीति को, क्लियर है, उसको हम इंसिनरेशन कहते हैं। क्लियर, क्लियर है। हाँ, अब आगे चलिए। एक और अप्रोच इसमें होती है, इसको आप कहते हो थ्रूपुट। वो हमने यहाँ मेंशन नहीं किया, वो पहले वाले में है। तो वहां पे क्या करते हैं थ्रूपुट में, आप इंटरमीडिएट स्टेज में उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। वो थ्रूपुट अप्रोच आपको पिछले सोल्यूशन में मिल जाएगी, मैंने यहाँ जान के नहीं लिखी है क्योंकि पिछली बार हम सारा लिख चुके हैं, तो बार बार उस इंफॉर्मेशन को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने बहुत सिंपल सा कहा, जिसको इनपुट और आउटपुट अप्रोच की समझ है वो कर लेगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 28 ने देखो ध्यान से क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, कहता है द इनपुट अप्रोच इन द स्ट्रैटेजी फॉर रिड्यूसिंग द सॉलिड वेस्ट डू नॉट इन्वॉल्व। कौन नहीं इन्वॉल्व होता, मतलब कौन सा इनमें से इनपुट नहीं है। ठीक है, कि कौन सा इनमें से इनपुट नहीं है। ठीक है, थ्रूपुट अप्रोच, अरे जैसे आप रीयूज करेंगे, ठीक है ना, थ्रूपुट अप्रोच में आपका रीयूज आ जाएगा। ठीक है, थ्रूपुट अप्रोच में आप रीयूज आ जाएगा आपका, या रिकवरी आ जाएगी। यस, हाँ, रिकवरी आ जाएगी या रिसाइकलिंग आ जाएगी ना, ये रीयूज आ जाएगा, वो थ्रूपुट में आएगा आपका। मतलब बेसिकली मेथड आपके नॉन पोल्यूटिंग होने चाहिए, शी इज ऑल्सो राइट। ठीक है, अरे भैया रिसाइकल आउटपुट में नहीं है, डिस्पोजल है आउटपुट में भाई। हाँ, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इनपुट में सिर्फ खाली क्या है, इनपुट में वेस्ट रिडक्शन है सिर्फ खाली। ठीक है ना, वेस्ट प्रिवेंशन है,
ठीक है, डिजाइन बना सकते हो आप रिसाइक्लेबिलिटी का, और सस्टेनेबल कंजम्पशन का पैटर्न बना सकते हो। 3 चीजें हैं इनपुट में, है ना। ये ध्यान रखना है, सारी नहीं आएंगी, सारे लिख देने से नहीं होता। आउटपुट में लास्ट स्टेज, बिल्कुल ठीक बात है, आखिरी स्टेज जो थी, है ना, आखिरी स्टेज जो थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा नहीं है। अब नहीं हुए में जब बात करेंगे तो भाई इनपुट में क्या है, रिड्यूस कंजम्पशन तो है, बिल्कुल ठीक बात है। इंक्रीज प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है, खूब चले। डिक्रीज द मटेरियल इन प्रोडक्ट, ये भी है। लेकिन लास्ट में जो है इन्वायरमेंटली सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ये नहीं है। ये किस में है, ये आउटपुट में है। डिस्पोजल वाली चीज कहाँ पे है, आउटपुट में है। तो चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आउटपुट अप्रोच का पार्ट है। ठीक है, तो कह रहा ना था इनपुट अप्रोच इन द स्ट्रैटेजी फॉर रिड्यूसिंग द सॉलिड वेस्ट डू नॉट इन्वॉल्व, क्या नहीं होता है इनपुट में। हाँ जी बिल्कुल आपका सही है, हमने कब मना किया, हम तो कह ही नहीं रहे। द इनपुट अप्रोच इज द स्ट्रैटेजी फॉर रिड्यूसिंग द सॉलिड वेस्ट डू नॉट इन्वॉल्व इन्वायरमेंटली सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ये किसके अंदर आता है, ये आउटपुट में आता है। ये किसके अंदर में आता है गाइस, आउटपुट अप्रोच। क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहां तक, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 में कोई डाउट है भाई, जल्दी बता दो अगर किसी को कोई डाउट है। देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे, सब चीजें मेंशन है यहाँ पे, डिस्कशन होना है, लॉजिक देखा जाना है। लॉजिक आपके पास होगा, आप पढ़ लोगे। ठीक है, पहले भी ये मेंशन किए जा चुके हैं, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये मार्च और सितंबर में घुमा हुआ क्वेश्चन है। आप उठा के तो देखो बंधु सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 29, मैं अगर ये कह दूं कि 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको दिक्कत आई, ठीक है, या जिसने इकोलॉजी नहीं पढ़ा ठीक से हम लोगों के संग, या जिसने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया वहां पे, तो दिक्कत है। ठीक है ना। और ये फिर से एक इकोलॉजी और एवोल्यूशन का ही क्वेश्चन है, ये प्योर एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नहीं है, लेट मी टेल यू। ये प्योर एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो जिन्होंने इकोलॉजिकली एवोल्यूशन, इकोलॉजी और एवोल्यूशन पढ़ा है उनको पता है टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, है ना, अडप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो उन्होंने जिन्होंने पढ़ा है उनको ये पता होगा थोड़ा सा। ठीक है, बाकियों को नहीं पता होगा। मैं लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ क्या होती है ये चीजें। ठीक है, इसमें एंडेमिक एक वर्ड है। एंडेमिक तो आपको पता है, वेन एवर एनी स्पीशीज फाउंड एट अ पर्टिकुलर एरिया एंड द नंबर इज ऑल्सो लेस, इफ द स्पीशीज गेट एक्सटिंक्ट फ्रॉम दैट प्लेस, इट गेट एक्सटिंक्ट फ्रॉम एवरीवेयर। ये बात तो आपको पता ही है, ये तो एंडेमिक की डेफिनेशन है। ठीक है, एंडेमिज्म की ये डेफिनेशन है, ये हमने पढ़ी भी है। स्पीशिएशन भी आपने पढ़ा है आपकी बुकलेट के अंदर, कि एक स्पीशीज जब न्यू स्पीशीज को जन्म देती है उसको स्पीशिएशन कहते हैं, हमने आपको ये पढ़ाया था। ये दो तरह का होता है, एक बडिंग, एक स्प्लिटिंग। जब बडिंग होती है तो ओरिजिनल स्पीशीज विल लिव, जब स्प्लिटिंग होती है तो ओरिजिनल स्पीशीज विल डाई। फिर दो टर्म है इसके अंदर, एक अडप्टिव रेडिएशन है, मतलब एक जगह से कोई स्पीशीज इवॉल्व होके बहुत सारी जगहों पे जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज का प्लांट था और वो हिमाचल में मिलता था, उसको हिमाचल से लोगों ने ले जाके तमिलनाडु में लगा दिया, केरला में लगा दिया, यूपी में लगा दिया, बिहार में लगा दिया। तो वो वहां से निकला ना, और वो रेडिएट किया। दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड अडप्टिव रेडिएशन, मतलब अलग अलग डायमेंशन में हम गए और हमने अलग अलग जगह पे अडप्ट कर लिया। तो ये तीन चीजें तो हुई। फिर एक होती है कन्वर्जेंस। ठीक है ना, कन्वर्जेंस जिसको आप कहते हो पैरेलल इवोल्यूशन। अब इसको हम थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद आप खुद ही आंसर दे दोगे इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन भी 12th लेवल का क्वेश्चन है। बस बात ये है कि ये कोर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन नहीं है, बट है बायोलॉजी का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है सारी चीजों को हम लोगों ने। ईच स्पीशीज इज यूनिक एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एनाटॉमिकल, बिहेवियरल, बायोकेमिकल एंड इकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। चार कैरेक्टरिस्टिक्स उसके होंगे, बिहेवियर कैसा है, एनाटॉमी कैसी है, बायोकेमिकल कैसा है, इकोलॉजिकल कैसा है। These characteristics are ultimately determined by the collective genetic variation that are existing among the individual that comprise the species। मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप होता है वो उसके जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट से मिलकर बनता है। ये मैंने बार बार आपको बताया, जब मैं इकोलॉजी पढ़ा था तब भी मैंने बताया।
और जब हम थोड़ा सा पार्ट उसमें इवोल्यूशन का पढ़ रहे हैं तब भी बताया। While each species is unique and they can nevertheless be aggregated into a group based on similarities of their attributes, कि जिनके गुण देखने में एक जैसे लगते हैं उनको एक कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। मान लो डॉग्स हैं तो सबके दिखने में भले ही अलग हो लेकिन फीचर तो सेम ही है। ठीक है, डॉग तो डॉग ही दिखेगा, वो वैरायटी भले ही अलग हो सकती है, चाहे वो आपका कोई जी जर्मन शेफर्ड हो, कोई ये पिटबुल हो, अलग अलग तरह के हैं उसमें डॉग। ठीक है, These affinities may be due to the ancestral relatedness, हो सकता है उनके जो ancestor थे वो एक दूसरे से related हो, due to related species sharing aspects of their evolutionary history. For example, all maple tree, जो maple tree होता है ना लाल कलर का, यूरोप में मिलता है आपका, genus Acer, look rather alike and occur in the habitats of the temperate forest. Similarly, all member of the cat family, Felidae जिसको आप कहते हो, छोटी बिल्ली हो, बड़ी बिल्ली हो, ठीक है, चीता हो, ठीक है, कैट फैमिली के हैं सारे, bear certain resemblance and are ecologically comparable in all there are predators. Although a different prey and in different kind of habitat, however, unrelated species may also display similar attributes. कुछ कुछ स्पीशीज जो एक दूसरे रिलेटेड नहीं है फिर भी वो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है, यूजुअली बिकॉज दे हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ एनालॉगस। एनालॉगस क्या होता है? जो स्ट्रक्चरली तो सेम होता है, सॉरी स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है पर फंक्शन सेम करेगा। ठीक है, तो एनालॉगस चेंजेस थ्रू फिनोमिना नोन एज इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस या पैरेलल इवोल्यूशन जो कहते हैं आपको, ये क्या कहता है जो पैरेलल इवोल्यूशन है या इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस है, ये क्या कहता है? दैट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन अनरिलेटेड स्पीशीज लिविंग इन कंपेरेबल एनवायरनमेंट में इवॉल्व रिजेंबल ईच अदर एंड प्ले सिमिलर फंक्शन रोल इन देयर इकोसिस्टम। तो ये जो आप कहते हो ना कि जिनकी निश एक जैसी दिखती है, ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पैरेलल इवोल्यूशन या कन्वर्जेंस, की हो सकता है वो एक ही जगह से निकले हो। ठीक है, भले ही आज अलग अलग दिखते हैं लेकिन फंक्शन एक जैसा है, तो एनालॉगस है। ठीक है ना? तो डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट फंक्शन सिमिलरली, दैट इज कॉल्ड एनालॉगस। एक होता है होमोलोगस, इसमें स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस, कि ये जो अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं अलग अलग इकोसिस्टम में, दे माइट हैव इवॉल्व फ्रॉम द सेम प्लेस बट दे आर इवॉल्विंग पैरेलली इन डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक है, इसका छोटा सा एक एग्जांपल भी मेंशन है यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि जरूरी है थोड़ा सा लाइट डालना ना इन चीजों पे, वरना फिर आपको दिक्कत हो सकती है अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है। So there are many examples of evolutionary convergence among the unrelated groups of organisms. For instance, all perennial, जो साल भर, long-lived plant growing in arid environment have a need to conserve moisture. सारे के सारे जो प्लांट होते हैं जो एरिड रीजन में रहते हैं, ठीक है, उनका मॉइस्चर कन्वर्ज करना कंजर्व करना कंपलसरी है, जो रेगिस्तान के प्लांट है। द क्रिटिकल फंक्शन इज enhanced by the growth from the include adaptation to reduce the water loss such as cylindrical trunk होता है, उनमें ब्रांचेस होती है, टिश्यूज प्रोटेक्टेड बाय waxy cuticle एंड नो लीव्स, ये इनके फीचर है। ठीक है, थॉर्नाइंस इज अनदर यूजफुल ट्रेट, कांटे होते हैं उनके ऊपर, एंड द एनवायरनमेंट बिकॉज द स्पाइंस डेटर हर्बीवोर। तो वो कांटे क्यों दिए गॉड ने उनको? वो इसलिए दिए कि भाई कोई भी हर्बीवोर उनको खा ना सके। From consuming biomass and store water, may desert inhabitant plant have developed one or more of these adaptation, including species of cacti, जो cactus आप देखते हो ना, cactaceae family का, euphorbiaceae family का, and succulent जो crassulence होते हैं। Although species in the families are not closely related in the evolutionary sense, they may resemble each other because of evolutionary convergence, क्योंकि वो एक ही एरिया में रह रहे हैं, मतलब वो पैरेलल इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, एक ही तरह से वो इवॉल्व हो रहे हैं, उनके फीचर एक जैसे हैं, हालांकि वो एक जीनस से एक स्पीशीज से बिलोंग नहीं करते, पर दे आर द एग्जांपल ऑफ पैरेलल इवोल्यूशन या कन्वर्जेंस। दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंस अमंग स्पीशीज ऑफ एनिमल, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल में एग्जांपल लेंगे, वो किसका है? टिम्बर वुल्फ, ठीक है, जो यूरेशियन में मिलता है, और नॉर्थ अमेरिका एंड मार्सुपियल वुल्फ, ठीक है ना? तो ये जो थाइनिस साइनोफेलस है ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, अनदर एग्जांपल ऑफ, ये सारे इसमें एग्जांपल दिए कैसे कि ये पैरेलल इवॉल्व कर रहे हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, अडैप्टिव रेडिएशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिफाई रैपिडली फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्पीशीज। जब अगर वो बदल जाएगा तो उसको कहते हैं अडैप्टिव रेडिएशन। ठीक है, और दूसरा जो हमने बोला, जब वो कन्वर्ज करेगा तो वो पैरेलल इवोल्यूशन कहलाएगा, कन्वर्जेंस कहलाएगा, और अडैप्टिव रेडिएशन को कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन।
इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट। ये इसका अपोजिट होता है। ये क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन अगर आपसे कोई कहे तो, particularly when a change in the environmental make resources available, alter biotic interaction or open new environmental niches, starting with a single ancestor. एक से ही बहुत सारे अलग अलग निकल गए. The process result in the speciation, phenotypic adaptation of any array of species exhibiting different morphological and physiological trait. The prototypical example of adaptive radiation क्या था? डार्विन्स फिंचेस, जो गैलापागोस आइसलैंड वाली स्टोरी है आपकी, वहां पे बहुत सारे बर्ड थे अलग अलग बीक टाइप्स के. तो डार्विन्स फिंचेस ऑफ द गैलापागोस आइसलैंड, ये इसका एग्जाम्पल है. ठीक है. और बहुत सारे एग्जाम्पल अलग जगहों के हैं, पर ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है दैट डार्विन्स फिंचेस एट गैलापागोस आइसलैंड इज एग्जाम्पल ऑफ अडप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि वो बर्ड उस आइसलैंड से अलग अलग जगह गए और अलग अलग जगह पे उनके बीक जो साइज थे वो अलग अलग हो गए. क्या ये सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? जल्दी बताओ. अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. देखो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको खुद ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा. 3 टर्म्स तो मैं आपको बता ही चुका था. अब इसमें डेफिनेशन इसने पिक की और इसने पूछा बताओ ये क्या चीज मैं पूछ रहा हूं. तो देखो, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा. जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा यार ये तो ये पूछ रहा है. डिफरेंट स्पीशीज रिजेंबल इन इकोलॉजिकल फीचर. अलग अलग स्पीशीज है लेकिन उनके इकोलॉजिकल फीचर एक जैसे. बट फॉर्म सिमिलर लुकिंग वेजिटेशन, एक जैसे दिखने वाली वेजिटेशन है. इन वाइडली स्प्रेड जियोग्राफिकल रीजन, अलग अलग जगहों पे है. by assuming similar life forms under the influence of extreme climatic condition. अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है. ठीक है. तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है. तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है. ठीक है. ये एग्जाम्पल किसका है? कन्वर्जेंस का या पैरेलल इवोल्यूशन का. क्योंकि वो स्पीशीज जो है वो अपने इकोलॉजिकल फीचर में डिफरेंट है, रिजेंबल कर रहे हैं और सिमिलरली दिखते हैं अलग अलग जगहों पे. वाइडली सेपरेटेड है ज्योग्राफिकल रीजन में, अलग अलग जगहों पे है और सिमिलर लाइफ फॉर्म ही वो अज्यूम कर रहे हैं. तो ये एग्जांपल हो गया आपका कन्वर्जेंस का. ठीक है. या फिर पैरेलल इवोल्यूशन भी इसको कह देंगे गाइस. तो करेक्ट आंसर हो गया कन्वर्जेंस और पैरेलल इवोल्यूशन. ठीक है ना? ये ध्यान रखना है आप. अडप्टिव रेडिएशन कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, तो एक ही बात होती थी. ये पैरेलल इवोल्यूशन या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है. क्लियर है सबको ये बात या नहीं क्लियर है? जल्दी बता दो. हाँ जी, फंक्शन सेम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे. कोई डाउट है किसी को 29 में? अरे लिखा तो है ऊपर, डिफरेंट स्पीशीज रिजेंबल इकोलॉजिकल फीचर. प्लांट तो है तो प्लांट ही रहेंगे, सिमिलरली दिख रहे हैं. वेजिटेशन है तो उसी तरह की वेजिटेशन रहेगी ना, जैसी एक एरिया में वैसी दूसरे एरिया में. ठीक है. अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में सेपरेट है. ठीक है. और अज्यूमिंग सिमिलर लाइफ फॉर्म से दिख तो गया. अब अगर डॉग है एक जगह, दूसरे जगह का भी वो डॉग ही है, ये नहीं वो वहां जाके शेर बन गया. कोमल को समझ में आ रहा है? थोड़ा इंग्लिश को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसमें इंग्लिश का खेल है. इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इंग्लिश में डांस करवाया हुआ है. क्लियर है कोमल को? बोलते नहीं भाई आधे घंटे तक. आगे आ जाओ. जी हाँ, वर्डिंग. देखो बेटा, सीधा सीधा नहीं देगा ना, कुछ तो पूछेगा. जी. आप एमएससी पास है तो कुछ तो पूछेगा. 12th क्लास वाली लैंग्वेज रख देगा तो फिर ये नीट का पेपर ही ना हो गया, फिर ये नेट क्यों रह गया? अगर सीधा सीधा ही पूछना है तो फिर ये नीट का पेपर नहीं हो गया क्या? ठीक है. आगे आ जाओ. अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है और लैंडफिल वाले टॉपिक से ये पिक किया गया है. और ये बार बार उठा के आ जाता है, मुझे भी नहीं पता क्यों आता है बार बार. इतना बार बार रिपीट भी नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं फटाफट से. ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 30 लैंडफिल के ऊपर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी बुकलेट से लिया गया है, बुकलेट नंबर 3 से. ठीक है. तो पहले तो हम यही पढ़ लेते हैं कि
जो लैंडफिल्स होती है हमारी, जो सैनिटरी और सिक्योर्ड लैंडफिल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, जो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए, ठीक है ना। तो एक होती है आपकी सैनिटरी लैंडफिल्स, ठीक है, जिसको आप सैनिटरी लैंडफिल बोलते हो। उसमें क्या होता है भाई सैनिटरी लैंडफिल में? सैनिटरी लैंडफिल मेथड ऑफ कंट्रोल डिस्पोजल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रिफ्यूज ऑन लैंड, ठीक है। ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए ध्यान रखना, हैजार्डस के लिए नहीं है। द मेथड वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन 1912 वेयर इट इज कॉल्ड कंट्रोल टिपिंग। शुरू में इसको कंट्रोल टिपिंग कहा गया था इंग्लैंड में, जब इसकी डिस्कवरी हुई थी सैनिटरी लैंडफिल की। वेस्ट इज डिपॉजिटेड इन द लेयर अप टू 1 to 3 feet, 1 meter और 3 feet, and promptly compacted by heavy machinery, बुलडोजर चला देते हैं उसके ऊपर। Several layers are placed and compacted top on each of the former refuse cells up to this meter. At the end of the each day, the compacted refuse cell is covered with a layer of compacted soil. उसके बाद मिट्टी डालते हैं, फिर अगले दिन की लेयर बनती है। To prevent the odor and the wind-blown debris, all modern landfill sites are carefully selected and prepared. An example, seal with impermeable synthetic bottom liner, जैसे बेंटोनाइटिक क्ले है वहां पे, पॉलीथीन है, इनसे लाइनर से आप इसको सील करते हो क्योंकि सिक्योर्ड करना है लैंडफिल, सैनिटरी लैंडफिल। टू प्रिवेंट द पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ताकि लीचेट ना जा सके। व्हेन द लैंडफिल इज completed, it is capped with a layer of clay or synthetic liner in order to prevent the water from entering. A final topsoil cover is placed, compacted and graded, and various form of vegetations may be planted in order to reclaim otherwise useless land. To fill declivated to leave the conventional for building parks, golf course, आप देखते हैं ना कि जो जैसे ये एम्स वाला जो बना है दिल्ली हाट, ये पहले किसी जमाने में लैंडफिल हुआ करता था वहां पे, जो एम्स आईएनए के पास जो दिल्ली हाट है, वो बनाए उस लैंड के ऊपर है। यस यस, बेंटोनाइटिक क्ले इज यूज्ड एज अ लाइनर। और अदर सुटेबल पब्लिक प्रोजेक्ट, जैसे कि आपका जो इंदौर है, वहां पे जो लैंडफिल थी उसको गोल्फ कोर्स में कन्वर्ट किया गया है। द सैनिटरी लैंडफिल मेथड्स in the final stage is physical treatment of solid waste. There are two main type of landfill in general. दो तरह की मेन होती है, एक तो सैनिटरी लैंडफिल्स होती है जो नॉर्मल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए होती है, और दूसरी होती है सिक्योर्ड लैंडफिल जो हैजार्डस वेस्ट के लिए होती है। तो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है, सैनिटरी लैंडफिल इज सुटेबल फॉर नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ये ध्यान रखना, इसमें हैजार्डस का जिक्र नहीं आएगा। सैनिटरी लैंडफिल में कभी भी हैजार्डस वेस्ट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। सैनिटरी लैंडफिल में हमेशा नॉन हैजार्डस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को ही डालेंगे, तो वहां पे मेंशन है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है सिक्योर्ड लैंडफिल। सिक्योर्ड लैंडफिल की जगह जब आप बात करते हैं तो सिक्योर्ड लैंडफिल में हम हैजार्डस ही डालेंगे, सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल एंड हैजार्डस सॉलिड वेस्ट व्हिच आर पेनिट्रेटेड टू द स्टेबलाइजेशन एंड सॉलिडिफिकेशन स्टेज बिफोर एंटरिंग द लैंडफिल। इसको पहले तैयार किया जाता है कि सॉलिडिफाई कर लें इसको, ठीक है, स्टेबलाइज कर लें बिफोर वी पुट इनटू द लैंडफिल। इसको ड्रम्स में डालते हैं भर के, ठीक है, ये आपने वहां पढ़ा भी होगा, ड्रम्स लगाते हैं। The stabilization and solidification of the solid waste mean that the waste is pre-treated with specific process, the minimum or non-hazardous stage. The process will generally remove the acidity, हटा देंगे पूरी उसकी, alkalinity हटा देंगे, stage to the neutralized stage. The process the waste to solid stage and cover the waste with a cement as a block. The waste will then be secured inside the cement block and it's safe for transporting the landfill. उसको फिर हम लेके जाएंगे वहां तक, या ड्रम्स होते हैं लोहे के, उनको क्लोज करके ले जाते हैं। Each type of waste will require different stabilization process method. Therefore, stabilizing the process, each waste will be tested in the laboratory to find its specific property before treatment. For example, mercury waste will be neutralized by sodium sulfide. अलग तरह के waste को अलग तरह से neutralize करते हैं, and then it will be mixed with the cement to become solid form before disposing to the landfill. तो ये तो सिक्योर्ड की बात हुई और अनसिक्योर्ड की बात हुई, दोनों जो मैंने बता दिया। पहले भी लैंडफिल के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा ही हमने लिखा है क्योंकि लैंडफिल पे पहले हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं, तो उतना डिटेल में डिस्कशन इस पर जरूरी नहीं बनता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन तो सिंपल ही था, लेकिन वही है कि सैनिटरी और सिक्योर्ड लैंडफिल का डिफरेंस अगर पता होगा तो ही तो क्वेश्चन करेगा, वरना क्वेश्चन कहां से करेगा। कहता है एक्सकेवेटेड पिट्स, ठीक है, एक्सकेवेटेड पिट्स, ठीक है, मिट्टी हटाई आपने, गड्ढे बनाए, यूज्ड फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। अब इसने सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल बोला, इसने हैजार्डस नहीं बोला, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भैया अगर हैजार्डस नहीं बोला है तो सैनिटरी लैंडफिल का ही मसला है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये एक तो ध्यान रखना है। लेकिन
एक बात और ध्यान रखनी है, ठीक है, यहाँ पे जो इसने मेंशन किया गया है कि जो लाइनर्स हम यूज करते हैं ना, वो हमेशा आपकी सिक्योर्ड लैंडफिल में यूज होते हैं, लाइनर्स एंड ऑल, क्योंकि उसमें हैजार्ड ज्यादा रहता है मेरा। जैसे बेंटोनाइटिक क्ले है, ब्यूटाइल रबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या बोल रहा है, एक्सकेवेटेड पिट यूज फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, लाइन विद इम्परमिएबल सिंथेटिक लाइनर एंड थिक इम्परमिएबल लेयर्स। पहले से ही लाइन और लेयर लगा के बनाएंगे, ठीक है। ऑफ क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्ले की जो बेंटोनाइटिक क्ले है, जो मैंने बोला ना, ये क्ले लिखने का मतलब था इसका बेंटोनाइटिक क्ले, तो बेंटोनाइटिक क्ले लगाएं वहां पे, और सिंथेटिक लाइनर लगाएं जो रबर है आपके, है ना। तो वो सारी जो चीज कवर होती है वो सिक्योर्ड लैंडफिल में आती है, वो कभी भी आपकी सैनिटरी में नहीं आती, वो सिक्योर्ड में आएगी, ये ध्यान रखना। यही बस एक डिफरेंस था कि जो मेंशन कर दिया ऊपर ही कि सिंथेटिक लाइनर भी लगा रहा हूँ, बेंटोनाइटिक क्ले भी लगा रहा हूँ, रबर भी लगा रहा हूँ, ब्यूटाराइल रबर जो वहां पे है, पॉलीविनाइल ब्यूटाइल रबर, तो वो सब कुछ जो है सिक्योर्ड लैंडफिल में आएगा, क्योंकि वहां रिस्क ज्यादा है। तो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज सिक्योर्ड लैंडफिल। अदरवाइज हमें सैनिटरी चूज करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सैनिटरी में तो नॉर्मल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात होती है, ठीक है, जो घर का कचरा है। क्लियर है सबको? जल्दी बताइए, यहां तक कोई डाउट? ओके, चलिए जी, आप इनको पढ़ के रखिएगा, इतने तक हम भी स्पीड से बढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी अगली क्लास है। आई विल नॉट ईट अप टू मच ऑफ टाइम। तो ये, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन मैं लॉजिकली आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा, और ये जल्दी से 100 हो जाएंगे। आज 6 तारीख है, तो हार्डली मुझे लगता नहीं है कि ये अगले 4 दिन से ज्यादा ये चलेगा एनकाउंटर। अगर मैं मिनिमल स्पीड पे भी चला तो अगले 4 दिन में ये पेपर खत्म है, और आप डिस्कशन में जरूर बैठिएगा। आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा वाइल यू विल स्टडी द सोल्यूशन। तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगा, आप जरूर बैठिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। और अब क्योंकि हम 30 कर चुके हैं, तो 30 आपकी तरफ से भी अच्छे से पढ़ लेने हैं सोल्यूशन से, छोड़ना नहीं है मित्रों, क्योंकि 12-15 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने वाले हैं जून से, आपको मैं बता रहा हूं। ये मेरा प्रॉमिस है, सीधे आएंगे, क्योंकि सोल्यूशन किसी के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है। तो आप अगर अपने कार्ड ठीक से खेल गए तो आपको एडवांटेज मिलेगा, पर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, क्योंकि दोबारा सेम क्वेश्चन रिपीट हो चाहे ना हो, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा वही सेम, ठीक है। सो विद दिस वी विल स्टॉप हेयर, और नेक्स्ट टाइम जब कल हम मिलेंगे तो 31 से हम स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा और स्पीड को बढ़ाएंगे, 20 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी अगर हम मिनिमम स्पीड से जाएं तो अगले 4 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, तो 9 तारीख के आसपास, या मैक्सिमली टू मैक्सिमली 9 तारीख के आसपास, क्योंकि संडे बीच में एक पड़ जाएगा तो फिर खत्म है कहानी। संडे को हम 2 स्लॉट करके इसको एंड अप करेंगे। आई विल नॉट होल्ड यू टिल 14, 4-5 दिन पहले छोड़ देंगे यार, इतना नहीं पढ़ाएंगे, बहुत पढ़ाया है पिछले 6 महीने। आप उसको अच्छे से रिवाइज करें, वो सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि स्टूडेंट वही अच्छा जो एंड में एसिमुलेट कर पाए। खाली इंफॉर्मेशन का भंडारा भरने से नहीं काम चलेगा, यू हैव टू एसिमुलेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। विद दिस आई विल स्टॉप हेयर। दीज डिस्कशंस विल बी अवेलेबल ऑन योर क्लाउड। जो आपके मित्र अटेंड नहीं करते हैं, जिसको दोबारा सुनना है पढ़ने से पहले, वो ये काम कर सकता है। दीज विल बी अवेलेबल ऑन योर क्लाउड। सॉल्यूशन दोनों पार्ट आपके अपलोडेड हैं, यू कैन स्टडी देम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। होप it will fructify for you in the exam. Thank you very much. Take care.